नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 16 मई। तो 16 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 16 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये WEF मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसका नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये एक सूचकांक जारी किया है और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 74, मतलब कि 74वां स्थान। बात करें 2019 में भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 76वां, मतलब कि 2 अंकों का फायदा हुआ है भारत के लिए। बात करें इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है स्वीडन, सेकंड स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड। बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स ऊर्जा सुरक्षा तथा विकास, पर्यावरण स्थिरता के मानकों के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब बात चली है, ये जो इंडेक्स है वो जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। तो विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में। मुख्यालय है कोलोंगी स्विट्जरलैंड में और संस्थापक और WEF मतलब कि विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष हैं क्लास श्वाब। और कुछ समय पहले ही 50वां विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था दावोस। कहाँ किया गया था, तो ये दावोस में किया गया था, जिसमें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित की गई थी दीपिका पादुकोण। तो 50वां जो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दावोस में ही किया गया है, 2020 में ही किया गया है, जो कि 50वां संस्करण था। और इस जो संस्करण में जो भारत की दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री हैं उनके लिए क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेति बक्स और आलमपुर वुड नक्काशी को GI टैग दिया गया है? तो ये दोनों हैं तंजावुर नेति बक्स और आलमपुर वुड नक्काशी, जिनके लिए हाल ही में GI टैग दिया गया है। ये हैं तमिलनाडु को, ये तमिलनाडु की शैलियाँ हैं दो। अब बात करें ये जो पहली जो शैली है जिसका नाम है तंजावुर नेति बक्स, इसके अंतर्गत होता क्या है, तो नेति नामक एक पौधा होता है, उसका जो पल्प होता है, पल्प मतलब उसका जो गुद्दा होता है, तो गुद्दा को निकाला जाता है और उसको सुखाकर उससे मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और ये जो आलमपुर वुड नक्काशी है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो ये दोनों शैलियाँ हैं तमिलनाडु की, इनके लिए अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। बात करें तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं तमिलनाडु के अमरेश्वर प्रताप शाही। बात करते हैं कुछ अन्य GI टैग की जो कि हाल फिलहाल में दिए गए हैं। तो कल मैंने आपके लिए नोट कराया था कि तेलंगाना के तेलिया रूमाल के लिए GI टैग दिया गया था। और इसके साथ में ही झारखंड की जो सोहराई खोमर पेंटिंग है, जो कि हजारीबाग जो जिला है झारखंड में, वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं उनके हाथों द्वारा ये पेंटिंग तैयार की जाती है, इसके लिए GI टैग दिया गया है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग दिया गया है। मणिपुर के चाखाओ मतलब कि इन्हें बोलते हैं काला चावल, तो इनके लिए GI टैग प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु की कतलाई मिताई, ये एक प्रकार की चक्की है, इसके लिए GI टैग दिया गया है। तो हाल फिलहाल में तमिलनाडु के तीन हो गए, एक कतलाई मिताई और ये 2 शैलियाँ हैं तंजावुर नेति बक्स और आलमपुर वुड नक्काशी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये होप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा। बात करें ये जो पोर्टल है होप, इसमें इसकी होप की जो फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और इस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में ये सहायता प्रदान करेगा। कौन सा पोर्टल? तो इसका नाम है होप नामक पोर्टल। और जो अभी प्रवासी जो नागरिक आ रहे हैं तो उनका भी डाटा कलेक्ट करने में इसका यूज किया जाएगा होप नामक पोर्टल का। और ये चूँकि ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, और ये जो युवा हैं युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा होप नामक पोर्टल। और कुछ समय पहले एक बेरोजगारों को नौकरी खोजने में मदद हेतु एक संगी नामक ऐप विकसित किया था। वो किसने किया था? तो वो छत्तीसगढ़ ने किया था। अब चूँकि ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथ। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो अभी एक दृष्टि नामक पोर्टल की भी लॉन्चिंग की है उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने।
और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है, तो उसमें पहली बार जानवरों के लिए पहली क्वारंटीन सर्विस शुरू की गई है, मतलब कि पहली संग्रह सुविधा शुरू की गई है। उसके बाद बात करेंगे तो अभी जो IIT रुड़की है, IIT रुड़की, तो IIT रुड़की ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं IIT रुड़की से। तो IIT रुड़की ने कम लागत वाले फेस शील्ड को भी विकसित किया था, और उसके बाद IIT रुड़की ने प्राणवायु नाम से एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण किया था एम्स ऋषिकेश की सहायता से। वहीं एक्सरे के प्रयोग से IIT रुड़की ने ही एक्सरे के प्रयोग से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट किया था। उसके बाद करेंगे तो उत्तराखंड राज्य ने कुछ समय पहले SC और ST के जो पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता था उसके लिए भी समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद एक त्यौहार था जिसका नाम था फूलदेई त्यौहार, वो उत्तराखंड राज्य में ही मनाया गया है। और बात करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया है। और उसके बाद जो देश का पहला ग्लास फ्लो सस्पेंशन पुल होगा, उसका भी निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो उत्तराखंड में ऋषिकेश। कहाँ पे किया जाएगा, तो उत्तराखंड में ऋषिकेश में देश का पहले ग्लास फ्लो सस्पेंशन पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं बात करें तो राज्य श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था उत्तराखंड राज्य। बात करें अगर व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए थे कुमार मुन्नन सिंह। भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट का भी आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही किया गया था। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कृषि भूमि को पट्टी पर देने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो कौन है, तो वो उत्तराखंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को पुनः नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है, तो नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा से शामिल किए गए हैं अखिल कुमार। ये अखिल कुमार कौन है, तो ये अखिल कुमार ये मुक्केबाज हैं और इनके लिए वर्ष 2005 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। अगर बात करें अखिल कुमार की, तो पहले ऑलरेडी ये इस पैनल में अपनी सर्विस दे चुके थे 2017 से लेकर 2019 तक। 17 से लेकर 19 तक ये अपनी सर्विस दे चुके थे अनुशासन पैनल में। अब इनके लिए दोबारा इस बार फिर अवसर दिया गया है कि ये दोबारा से इस पैनल में अपनी सेवाएं प्रदान करें। अगर बात करें अखिल कुमार की, तो वर्तमान समय में ये जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में ACP के रूप में भी, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में कार्यरत हैं। कौन, ये अखिल कुमार। बात करें अब नाडा की, चूंकि यहाँ नाडा के अनुशासन पैनल में ये शामिल हुए हैं, तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 2005 में, और महानिदेशक हैं नाडा के नवीन अग्रवाल। और कुछ समय पहले ही नाडा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था सुनील शेट्टी के लिए। तो यहाँ BA का मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भारत के लिए कितनी सहायता राशि देगा, ये देगा $1 बिलियन। और ये $1 बिलियन की सहायता राशि क्यों दी जाएगी, तो भी कोरोना वायरस के चलते भारत में सामाजिक तथा आर्थिक जो भी क्षतियाँ हुई हैं उनको पूर्ण करने के लिए $1 बिलियन का ये सहायता राशि दी गई है। और कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भी सुधार भी शामिल किया गया है इसमें। बात करें अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये जो ब्रिक्स होता है, तो ब्रिक्स जो देश हैं, मतलब कि कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, तो 5 सदस्य देशों के द्वारा बनाई गई ये बैंक है। तो जो NDB है, मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है शंघाई चाइना में। स्थापना हुई थी 2014 में, और अध्यक्ष हैं इसके KB कामत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के उपरांत पुनः प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो ये किसकी अध्यक्षता में समिति का गठित की गई है, ये की गई है रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन जब भी खत्म होगा, जब भी कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होगा, तो उसके बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद खेल से संबंधित जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उन प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोबारा से शुरू करने के लिए एक समिति बनाई गई है। तो उस समिति की जो अध्यक्षता दी गई है वो दी गई है रोहित भारद्वाज के लिए। अगर बात करें कुछ अन्य समितियों की, तो ये तो है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई जो समिति है, जो कि पुनः लॉकडाउन के बाद पुनः प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के लिए कार्य करेगी। बात करें कुछ अन्य समितियों की, जो कि अभी हाल फिलहाल में करंट में रही है, तो अभी मैंने एक समिति बताई थी जिसका नाम था सेकातकर समिति। ये समिति क्या थी, तो सेकातकर समिति की अनुशंसा पर जो रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय ने
रक्षा मंत्रालय ने अभी क्या किया है, रक्षा मंत्रालय ने जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है उसमें 9,304 जो पद हैं उनके लिए समाप्त भी कर दिया है। उसके बाद अभी एक समिति है सी रंगराजन की। सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक समिति है और इस समिति में ये समिति किसने गठित की है, तो ये की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति बनी है और ये क्या करेगी, तो ये जो उस राज्य की मतलब कि तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था जो कि गड़बड़ा गई है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए पुनः पटरी पर लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता वाली समिति। किसके लिए, तो ये तमिलनाडु राज्य के लिए, क्योंकि तमिलनाडु राज्य द्वारा ये बनाई गई है। उसके बाद एक समिति और थी जिसका नाम था मोंटेंग सी अहलूवालिया। मोंटेंग सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। किसने, तो ये पंजाब राज्य की सरकार ने किया है। और मोंटेंग सिंह अहलूवालिया की समिति ये क्या करेगी, तो पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी पंजाब राज्य सरकार के लिए। तो ये 3-4 समितियां हैं जो कि इंपोर्टेंट रही थी और ये चौथी कौन सी हो गई, तो रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली समिति। आज चल रही थी भारतीय खेल प्राधिकरण की। अब बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण की, मतलब कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय दिल्ली में है और चेयरमैन है राजवर्धन सिंह राठौर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित वोकल फॉर, यहाँ लोकल है, वोकल नहीं है, तो पीएम मोदी द्वारा घोषित वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किस आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक पहल चलाई गई है जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई है। इसका क्रियान्वयन किया जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसी अभियान के साथ में इस पहल की भी घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस पहल का जो क्रियान्वयन वो किया जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। और इसमें होगा क्या, तो ये स्थानीय जो भी उत्पाद होते हैं उसके लिए बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। बात करेंगे खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है विनीत सक्सेना। और बात करें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, जो कि जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो की गई है गुजरात में। और गुजरात में एक जगह पड़ती है, एक जिला है जिसका नाम है सुरेंद्र नगर। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला पटोला साड़ी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो सुरेंद्र नगर गुजरात में। और किसके द्वारा की गई है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर व हरियाणा राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में नल कनेक्शन देने की घोषणा की है। मतलब कि सभी घरों में कब तक नल देने की घोषणा की है। तो ये कब तक मतलब कि नल कनेक्शन देने का मतलब है कि कब तक उन परिवारों के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो ये 2022 तक जम्मू कश्मीर व हरियाणा राज्य अपने अपने राज्यों में जो भी जितने भी राज्य, मतलब कि जम्मू और हरियाणा राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, तो अपने अपने राज्यों में प्रत्येक क्राइटेरिया में 2022 तक स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में। और बात करें अगर केंद्र सरकार द्वारा जो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि सभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन है क्या, तो इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक सभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करेंगे जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अब ये 2022 तक स्वच्छ जल प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य में और हरियाणा राज्य ने अपने राज्य में। बात करेंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू व श्रीनगर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट, मतलब कि हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो लगता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है रविशंकर झा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। हालांकि यहाँ पहले ही लिखा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्हीं के द्वारा
इन्हीं के द्वारा इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। और ये जो बैठक हुई है, इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। अभी जितनी भी बैठकें हो रही हैं, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, उनका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है। बात करें ये जो बैठक हुई है, इसमें जो अध्यक्ष देश कौन सा था, मतलब कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो वो रसिया के द्वारा की गई थी, मतलब कि रूस के द्वारा। और इस बैठक में जो बात करें अगर कि कौन सा मेन पर्पज था या कौन सा मुद्दा था जिस पर चर्चा की गई थी, तो कोरोना से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनसे संबंधित जितने भी मामले थे, मतलब कि कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष चर्चा की गई थी इस बैठक में। बात करें अगर एससीओ की, तो एससीओ मतलब कि इसका मतलब होता है शंघाई सहयोग संगठन। हिंदी में बोले तो शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1996 में। अब यहाँ कन्फ्यूजन लेकिन क्लियर कर लेना, क्योंकि 1996 में जो एससीओ की स्थापना की गई थी वो की गई थी ग्रुप 5 के रूप में, क्योंकि उसमें 5 ही मेंबर कंट्री थी, ग्रुप 5 के रूप में की गई थी। लेकिन वर्ष 2001 में इसका नाम बदल के रख गया था एससीओ। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय है बीजिंग चीन में। और सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश हैं इसमें 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिनग्यून 201 जिनग्यून 202 संचार सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये 2 सैटेलाइट हैं जिनका नाम है जिनग्यून 201 तथा जिनग्यून 202। और ये कैसी सैटेलाइट हैं, तो ये संचार मतलब कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, और इनके लिए लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है कुइझोए 1A रॉकेट की सहायता से। अब चूंकि ये लॉन्च किया है चीन ने, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्दा है रेनमिनबी या फिर यूआन, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट विकसित की है। तो ये आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित की गई है इटली देश के द्वारा। और इस ब्रेसलेट के माध्यम से होगा क्या, तो ये जो भी व्यक्ति ये ब्रेसलेट पहनेगा, तो जो व्यक्ति इस ब्रेसलेट को पहनेगा, तो ये ब्रेसलेट उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन कराएगी। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ब्रेसलेट पहना है और उसके पास अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो वो ब्रेसलेट उसके लिए अलर्ट कर देगी ताकि वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, और ये रेडियो सिग्नल के माध्यम से कार्य करेगी। बात करें अगर इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम, मुद्दा है लीरा, और पीएम है इटली के जिउसेप्पे कोंटे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट, मतलब कि जिन्हें बोलते हैं पर्सनल इक्विपमेंट किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। तो पीपीई किट पर 50% अनुदान या फिर 50% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी नर्सिंग होम तथा अस्पताल कार्यरत है, मतलब कि मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उनके लिए 50% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सारे पॉइंटों पे। तो उत्तर प्रदेश ने डाक विभाग के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए एक दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। इसने एक दिन में 2.7 लाख व्यक्तियों को 30 करोड़ का भुगतान किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था, और जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद अगर बात करें, तो अपने राज्यों के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। और उत्तर प्रदेश में एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी, मैं हर बार बताता हूँ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है इसका लखनऊ में। तो इसके द्वारा सिडबी के द्वारा अभी सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों से संबंधित जानकारी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है इंडिया एसएमई सर्विस। उसके बाद बात करें इस सिडबी के दूसरे क्वेश्चन की, तो नए उद्यमियों के लिए सिडबी बैंक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाने की भी घोषणा की है। उसके बाद सिडबी बैंक ने सूक्ष्म तथा लघु व मध्यम उद्यम वर्ग के जितने भी उद्योग हैं
उनके लिए लोन प्रोवाइड करने हेतु सेफ एक ऋण योजना जिसका नाम है सेफ प्लस ऋण योजना भी चलाई है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं सिडबी से। उसके बाद बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम होता है व्यक्ति का, उसको मजबूत बनाने तथा उपाय सुझाने के लिए आयुष कोविड कवच ऐप लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बात करें प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो पहला सरकारी अस्पताल बना था देश का, वो कौन सा था? तो वो उत्तर प्रदेश का ही था, जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। उसके बाद बात करें तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद जियोटैक कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। और जियोटैक कम्युनिटी जो किचन है बनाने के लिए इसने गूगल के साथ भी समझौता किया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने ही बनाया है, जिसमें एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण किया गया था। कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और नोएडा में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। और नोएडा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किया गया है। और नए उद्यमियों के लिए, ये तो मैंने बता दिया, नए उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। किसने? तो ये सिडबी बैंक ने ही की है। उसके बाद बात करें तो कौशल शतरंग योजना तथा युवा हब योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने ही की है। भारत तथा ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास हुआ था जिसका नाम था इंद्रधनुष, ये कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद में कहाँ पे? तो हिंडन एयरबेस में। उसके बाद बात करें तो गाजियाबाद में ही अफगानिस्तान के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। और गाजियाबाद पुलिस के ही द्वारा ऑपरेशन नकेल की भी शुरुआत की गई है। तो ये गाजियाबाद से भी 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करें भारत पहला, मतलब कि पहला संस्करण है ना, पहला भारत अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था। और उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक का आयोजन किया गया था वो कानपुर में किया गया था। भारत के पहले पशु स्मारक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये मेरठ में की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की भी शुरुआत की गई है। और सैमसंग की जो पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई होगी वो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थापित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ लखनऊ से संबंधित पॉइंटों की। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो 7 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो सम्मेलन था उसका आयोजन भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। उसके बाद बात करें 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 था, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 था, उसका भी आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गोरखपुर। तो यहाँ गोरखपुर से 2 क्वेश्चन है। एक तो पहला तो ये कि गोरखपुर की मूल निवासी हैं सामिया नसीम के लिए शिकागो में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है गोरखपुर से ही कि जो भारत के जो क्रांतिकारी थे जिनका क्या नाम था? तो उनका नाम था शहीद अशफाक उल्लाह खां। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित किया जाए कहाँ पे? गोरखपुर में। उसके बाद एक जिला पड़ता है कुशीनगर। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कुशीनगर में स्थापित की जाएगी। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। डिफेंस एक्सपो 2020 इसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसने महिलाओं की सेफ्टी के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन की शुरुआत भी की थी। और राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की जो स्थापना की जाएगी वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13वां क्वेश्चन है वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 11वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो होगी 2021 में उसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में। अब एक चीज़ ध्यान रख के चलना, ये 11वां संस्करण है हॉकी इंडिया का और यहाँ पे ये सीनियर पुरुषों का है। किसका है? तो सीनियर पुरुषों का है। अब बात करते हैं सीनियर महिलाओं की। तो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अब बात करते हैं जूनियरों की। तो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर तथा सब जूनियर पुरुष, यहाँ पू मैंने बना दिया है, पू का मतलब पुरुष है, पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा का। अब करते हैं बात जूनियरों में महिलाओं की। तो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर तथा सब जूनियर
महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा, ये झारखंड में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की किसने विकसित की है? तो ये एक प्रकार की चिक्की है जिसका नाम रखा गया है स्पिरुलिना। क्या नाम है इसका? तो स्पिरुलिना ग्राउंडनट ये चिक्की है। और इसके होगा क्या, तो इससे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए बढ़ाया जाएगा, मतलब कि इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी और जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारा मजबूत बनेगा। तो इसका जो विकास किया है या फिर इसके लिए निर्मित किया गया है CFTRI के द्वारा। बात करें ये जो चिक्की है जिसका नाम है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, इसमें विटामिन कैरोटीन और इसके साथ साथ आसानी से पचने वाले कोलिन भी शामिल हैं। और इसी को मतलब कि इसका यूज करने से, मतलब इन्हें खाने से क्या होगा, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब बात करें CFTRI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में। मैसूर के लिए बोलते हैं कर्नाटक का रतन। और डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर हैं KSMS राघव राव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने स्थायी तौर पर लॉकडाउन के बाद भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि घर से काम करने की इजाज़त दी है? तो ये इजाज़त दी है ट्विटर ने। हालांकि ट्विटर ने ये कहा है कि लॉकडाउन के बाद भी जो कर्मचारी हैं ट्विटर के, वो अपने घर पर रह के भी काम कर सकते हैं, उन्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक ये तो चल रहा था कि लॉकडाउन में घर से काम चल रहा था, लेकिन अब ये ट्विटर ने एक घोषणा की है कि लॉकडाउन के बाद भी आप घर से रह के काम कर सकते हैं। तो बात करें अगर ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है। और CEO हैं ट्विटर के जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। और इनसे एक क्वेश्चन था, ये व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक कोविड-19 के लिए अनुदान करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति भी बने थे। इन्होंने $1 बिलियन का अनुदान दे दिया था। हालांकि इतना बड़ा रकम जो है वो किसी संस्थान के द्वारा जरूर दी गई है, लेकिन किसी व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी रकम नहीं दी गई है। तो ये किसने दी थी? तो ये जैक डॉर्सी ने ही दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की नई महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं बी विद्यावती। ये 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं और ये स्थान लेंगी उषा शर्मा का। मतलब कि उषा शर्मा अभी तक महानिदेशक थी ASI की, तो इनके स्थान पे अब नियुक्ति हो गई है बी विद्यावती। बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, मतलब कि इसके लिए इंग्लिश में ASI भी बोलते हैं शॉर्ट में, और ASI की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1861 में, मतलब कि अंग्रेजों के समय में 1861 में। संस्थापक रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम और प्रथम महानिदेशक भी यही रहे थे। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने चलाई है? तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। मैंने पूछा था स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये मिला है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और ये भी, और यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि समानांतर रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, स्वस्थ वायु नामक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास किया गया था CSIR के द्वारा, मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन था, उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा नामक हेल्पलाइन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो मंत्रालय था जिसके ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था, ये था सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, और इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं MSME मंत्रालय। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था, FightChess.com ऑनलाइन कप की विजेता टीम कौन रही थी? तो ये विजेता टीम थी चाइना की। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेकंड क्वेश्चन बताना है, किसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तीसरा क्वेश्चन बताना है, प्राणवायु नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? चौथा मतलब कि
प्राणवायु नामक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है, किसके द्वारा नहीं कहाँ की गई है। और चौथा क्वेश्चन बताना है किसके द्वारा यूनाइटेड वी फाइट गीत को जारी किया गया है। पांचवा क्वेश्चन बताना है सुंदरम बेटांगो नामक स्वचालित श्वसन उपकरण का विकास किसके द्वारा किया गया है। इसमें 3 लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तो तीनों का नाम लिख देना शॉर्ट में। छठा क्वेश्चन बताना है किस राज्य की सोहराई खोमत पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। सातवां क्वेश्चन बताना है किसके द्वारा भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। आठवां क्वेश्चन आपको बताना है किसके द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया है। और 9वां क्वेश्चन आपके लिए बताना है किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है, डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। दोस्तों मेरे द्वारा अगर बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।